सर एक अपना परिचय बता दीजिए। मैं गौरी शंकर शर्मा हूँ, लोक समाज पार्टी का अध्यक्ष हूँ और पेशे से वकील हूँ। सर जो सीए बिल गवर्नमेंट को लेके आई है भाजपा, उसके लिए जनता जब वो भी अपनी फीस थपवा रही है, जनता को उससे क्या बेनिफिट है? देखिए, मैं भारत के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग, कि इस कानून के पारित होने और लागू होने में काफ़ी अपना साहस का परिचय, धैर्य का परिचय दिया। हम उनको नमन करते हैं। भारत सरकार का इरादा यह है इस समय ये कानून लागू करने का, कि कानून लागू होगा नागरिकता संशोधन कानून, जिसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कहते हैं, CAA शॉर्टकट में। तो यहाँ के खासकर मुस्लिम वर्ग इस देश के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ बगावत करेंगे, और जब बगावत करेंगे तो देश में ध्रुवीकरण होगा, हिंदू इनके तरफ से हो जाएंगे। लेकिन मैं बहुत ही इस समुदाय के लोगों के अगुआ को बधाई देता हूं कि शांतिपूर्वक यह समय कट गया, और आगे भी मैं इन लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप लोग शांति बनाए रखें। इस कानून से जो भारत के अल्पसंख्यक हैं उनको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। हाँ, जो कानून बनाया गया है, भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म मेन ऑब्जेक्ट है। उसमें ये 1971 में जोड़ा गया था। उसके पहले ये दो वर्ड नहीं थे। इंदिरा गांधी महसूस की कि लोगों में एक, हालांकि जो नेहरू, शास्त्री, इंदिरा जी जब अपना 67 में प्रधानमंत्री बनी शास्त्री जी के बाद, और 71 तक वो कोई इस संविधान के मूल आत्मा के खिलाफ तीनों लोग कभी नहीं गए। वो लोग सेकुलरिज्म का वर्ड संविधान में ना होते हुए भी सेकुलरिज्म पर कायम रहे, सोशलिज्म पर कायम रहे। लेकिन अब जो हो रहा है कि यह जानबूझ करके एक बहुत बड़ी आबादी को एक चिढ़ाने के लिए ऐसा कानून लाया गया है कि ये लोग जब सुनेंगे, देखेंगे, जैसा कि पहले प्रदर्शन हुआ था इस कानून के पास होने के समय में, लेकिन उसके बाद एकदम साइलेंट रहे, और आज भी पूरे देश में कहीं भी कोई विरोध नहीं हो रहा है। देखिए, यह जो CA कानून है का, जिसको कहते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध, इन लोगों को इन देशों में अल्पसंख्यक माना गया है। और ये चाहते हैं कि वहाँ के लोगों को, जो इस भारत में आ चुके हैं 31 दिसंबर 2014 के पहले, उनको नागरिकता दी जाए। उनको ये प्रूव करना होगा कि यहाँ पर ये रहते हैं, इनके माता पिता इन देशों में रह रहे थे या रह रहे हैं, ऐसी इनको प्रमाण देना पड़ेगा। जबकि संविधान के अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 में यह संविधान में व्यवस्था है कि किसी भी देश का नागरिक जो यहाँ पर पैदा हुआ हो गया, वह भारत की नागरिकता ले सकता है। जिनके लोग इस संविधान के लागू होने के पहले
यानी 26 जनवरी 1950 के पहले जो निवास कर रहे हैं उनको भारत की नागरिकता रहेगी। और विशेष परिस्थितियों में सरकार अपना नागरिकता प्रदान करती है, तो जो संविधान के अनुच्छेद 2 में व्यवस्था है वहां पर जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, देश किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। यहाँ पर जो अब कानून बना है वो धार्मिक के भावना के खिलाफ है। पहले जो नागरिकता मिलती थी कि इसमें आप नहीं पूछा जाता था कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, आप इस देश में पैदा हो गए हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन अभी इस तरह से ही हो गया है। बारीकी से इसको आप लोग देखिए कि जैसे कोई व्यक्ति कहीं अनाथ आश्रम के बगल में या सड़क पे कैसे भी है लंगर बांट रहा है, तो लंगर में जो खड़े लोग हैं उस लाइन में या बैठे हैं, वहां पर धर्म, जाति, लिंग नहीं पूछी जाती है या क्षेत्र नहीं पूछा जाता। जो भी खड़ा हो, किसी धर्म को, किसी जात को, सबको अपना वो प्रसाद या लंगर जो भी कहे वो अपना दिया जाता है। लेकिन आज जो ये कानून है जिसमें ये लोग नागरिकता मांगेंगे तो ये पूछेंगे कि भाई आप हिंदू हो कि नहीं, मुसलमान हो कि नहीं, बौद्ध हो कि नहीं, पारसी हो कि नहीं, ये सिख हो कि नहीं, ये पूछा जाएगा। तो ये जो एक्टिविटी है, ये जो प्रोसेस है, संविधान के प्रस्तावना के खिलाफ है, नंबर 1। और आपको हम बता दें कि 1971 में एक केशवानंद भारती थे, वो संत थे। केरला सरकार ने अपना ये एग्रीकल्चर लैंड संशोधन किया था जिसको उन्होंने चैलेंज किया। इसके पहले गोलकनाथ का एक केस था, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसमें संविधान की पीठ ने यह फैसला दिया था कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी ये फंडामेंटल राइट है। इस इंदिरा गांधी जी के पहले जो 1971 में संशोधन किए, उस समय पहले राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट था। लेकिन 71 में जब संशोधन हुआ तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट नहीं माना गया और राइट है आपकी, लेकिन मूलभूत अधिकार नहीं है। तो ऐसे ही केरला सरकार ने किया था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया। और ये था कि ये जो है संविधान की मूल ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को यह कानून खत्म कर रहा है। तो उस समय 13 जजों की स्पेशल बेंच बैठी थी और 13 जजों ने संविधान के आर्टिकल 368 पर संशोधन की जो शक्ति है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उस पर विशेष रूप से चर्चा हुई थी, बहस हुआ था। और उन्होंने ये माना कि भारत सरकार संविधान को संशोधन कर सकती, उसको अनलिमिटेड पावर है। लेकिन वहीं पर रिस्ट्रिक्शन वो लगाए हैं कि इस तरह का संशोधन नहीं होना चाहिए कि संविधान के मूलभूत ढांचे को नष्ट कर दिया जाए। अब संविधान का मूलभूत ढांचा ये जो है, आप सोशल जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, ये मूलभूत ढांचा है। तो अब जो इसमें किया गया है ये सब कि ये वह कानून जो फैसला था केशवानंद भारती को, उसको फंडामेंटल राइट के रूप में जानते हैं। तो उस फैसले के अनुसार सरकार न संविधान में ऐसा संशोधन कर सकती है, न ऐसी कोई कानून बना सकती है कि संविधान का जो प्रस्तावना है, मूल
मूलभूत जो आत्मा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको उसके खिलाफ नहीं जा सकती है। लेकिन जो यह सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA जो 2019 में पास हुआ, अब इसको लागू कर रहे हैं, तो यह संविधान के प्रस्तावना के खिलाफ है। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि संविधान के मूलभूत ढांचे को, आत्मा को क्षति ना पहुंचावे। इसमें भी आप देखिए थोड़ा, आप जो देश है बांग्लादेश, पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान, ये देश धार्मिक कट्टरता के कारण ये लोग पिछड़ गए, ये विज्ञान की तरफ नहीं चले। और आज जब उसी देश आजाद हुआ 1947, तो 1992 तक इस बल्कि 90 कह लीजिए, इस देश को वैज्ञानिक सोच की तरफ ले जाया गया था। जितने भी प्रधानमंत्री थे, नेहरू, शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का यह कानून बना, यह मंडल कमीशन, तो उसको डिफीट करने के लिए इस देश को इस धार्मिक उन्माद में झोंक दिया गया। और जिनको मंडल कमीशन से प्रॉफिट होना था, उन्हीं लोगों का दिमाग अयोध्या, मथुरा, काशी में लगा दिया गया। और आज क्या परिणाम हुआ? पूरा देश जो है एकदम धार्मिक उन्माद में पहुंच गया। क्या संदेश देना चाहते हैं? हम इस जो आज कानून देश में लागू हो गया है, सभी भाइयों को, खास करके अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को हम बधाई देते हैं और अपील करते हैं कि आप लोग इसका विरोध मत करें। सरकार ये चाहती है कि हम इसका ऐसा उकसावें कि ये वर्ग सड़क पे आवे, ध्रुवीकरण हो और इनको फायदा हो। और रही बात जो सेकुलरिज्म पर चोट पहुंचा है, उस पर हम लोग महात्मा गांधी के रास्ते से हम लोग इस पर सरकार को मजबूर कर देंगे। और सरकार के मजबूर कर 2024 में जो चुनाव होगा, ये सरकार खत्म हो जाएगी अपने आप। ये मान लिया जाए जो 2019 में पास हुआ था, ये चुनाव के एंड में किसी को सूचना जारी की गई, राजनीति के तहत किया गया। राजनीति के तहत में भारत सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग जान चुके हैं कि 2024 में ये किसी भी कीमत पर स्पष्ट बहुमत नहीं पाएंगे। लोक समाज पार्टी का आकलन है, अगर निष्पक्ष चुनाव हो, बैलेट पे हो या ईवीएम से ही रहे, लेकिन गड़बड़ी ना करें, तो इनको, भाजपा को, उनके समर्थक लोगों को 150 से सीट ज्यादा नहीं मिलेगा। उनका नारा चल रहा है आज की तारीख में कि अब की बार 400 के पार। वो जो है यही ना कि वो ईवीएम से बेईमानी करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लोग इस देश को संरक्षित किए, संविधान को संरक्षित किए हैं और कोई ना कोई हल रिजल्ट आएगा। तो अभी जो वो अमित शाह जी हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम तो इसे बहुत अच्छा किया, लोगों के लिए अपना बहुत बड़ा कानून बनाए, तो हिंदुओं के लिए खासकर ऐसी ये बात कर रहे हैं। तो उसका लाभ लेने के लिए अभी देखिए, आपका आज चुनाव वो रैली हो रहा भाजपा का, और भाजपा का रैली हो रहा, तो उसमें इस दिल्ली की जितनी बसें हैं वो सब हायर कर ली गई। अब उसमें लेबरों को बता रहे हैं कि वो लोन बांटेंगे। तो इस तरह से हथकंडा अपना करके लोगों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता जान चुकी है। अभी मैं आपका थोड़ा समय और लेता हूँ। अभी मैं मुजफ्फरपुर बिहार में गया था, और बिहार मुजफ्फरपुर से छात्रा बोली, मैं कहा कि आगे पढ़ लिख कर क्या करोगे? तो कहे हम बिजनेस करेंगे। मैं कहा क्यों? कहें कि अभी इसमें नौकरी तो है नहीं, सरकार नौकरी देना नहीं चाहती, नौकरी मिलेगी नहीं। तो ऐसा दिमाग इस देश के बेरोजगार छात्रों में या पढ़ने वाले छात्रों में ये बैठ चुका है। लेकिन लोक समाज पार्टी यह सब देश के लिए वादा कर रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के नरेंद्र मोदी तक जितनी सरकारी संपत्ति प्राइवेट हुई, सबको राष्ट्रीयकरण करेंगे, और हर साल 2-4 कारखाने लगवाएंगे, और जो बंद कारखाने उनको चालू करेंगे, जितने खाली पद हैं उनको भर दिया जाएगा। इस प्रकार जो आज हमारे बेरोजगार नौजवान अपना हताशा में है, उनकी हताशा लोक समाज पार्टी की सरकार हर हालत में दूर करेगी। लोक समाज पार्टी
लोकसभा में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का होगा? देखिए, अभी तक जो हमारा आंकड़ा था, लोगों का रुझान था कि पूरे ये बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, यहाँ पर करीब करीब 100 सीटों का अनुमान है। लेकिन हम उसको मानते हैं जिनका कि नामांकन क्लियर हो जाए।